नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है MP TET वर्ग 3 की परीक्षाएं प्रारंभ होना है। आप सभी साथियों ने अपनी तैयारियों को शुरू कर दिया होगा। हम लोग इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उसके सभी शिफ्टों के प्रश्न पत्रों को हल करेंगे। आज की वीडियो में हम 5 मार्च 2022 को हुए शिफ्ट 1 के पेपर को हल करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी वीडियो इसी प्रकार से मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि हम हल करें तो हिंदी भाषा के सेक्शन को हल कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? ए स्वाभाविकता का सिद्धांत, मूर्त से अमूर्त की ओर, निगमन से आगमन की ओर, या सरल से कठिन की ओर। तो आप सभी को पता होगा ये सारे स्वाभाविक जो शिक्षण के सिद्धांत है, इनमें से जो ऑप्शन सी है ये शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। जो वास्तविक शिक्षण का सिद्धांत है वह है आगमन से निगमन की ओर, ना कि निगमन से आगमन की ओर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा अर्जित करना कठिन होता है। भाषा अर्जित करना डैश होता है। ऑप्शन ए कठिन, बी सहज या स्वाभाविक, सीखने में बाधक, या समय की हानि होती है। तो भाषा को अर्जित करना यानी सीखना सहज और स्वाभाविक होता है। सहज मतलब होता है सरल, और स्वाभाविक मतलब यदि आप नहीं भी सिखाते हैं तो आदमी, आपने देखा होगा बच्चे बोलना सीख जाते हैं, धीरे धीरे करके वो बात करना भी सीख जाते हैं। तो सहज और स्वाभाविक होता है। अगला यदि हम बात करें तो निम्न में से उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? केवल बच्चों की समाज संस्कृति पृष्ठभूमि पर, केवल बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, केवल बच्चों की भोज्य व्यवस्था का ध्यान रखकर, या समस्याओं के कारणों की सही पहचान करके। तो मैं आपको पेडागोजी करने का एक सही हल बता देता हूँ। आपने कुछ कीवर्ड्स पढ़े होंगे, टैग वर्ड्स बोलते हैं जिन्हें, या कीवर्ड्स बोलते हैं। जैसे कि केवल हो गया या ना हो गया, ये नेगेटिव रहते हैं। यदि हमसे पॉजिटिव आंसर पूछा गया है तो ये नेगेटिव वाले आंसर नहीं रहते, और अधिकतर जिस ऑप्शन में केवल रहेगा वह हमारा आंसर नहीं रहता है। जैसे यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि निम्न उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करेगी? तो जितने भी ऑप्शन केवल हैं वो हमारा आंसर नहीं रहेगा। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। उपचारात्मक शिक्षण आपको पता होगा, ऐसा शिक्षण जो आपकी कमियां दूर करने के लिए दिया जाता है। अगले यदि हम बात करें तो कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? कहानी कहने के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? शब्द भंडार का विकास, कल्पनाशीलता का विकास, सृजनात्मकता विकास, या भाषा के लिखित रूप से परिचय। तो उद्देश्यों में शामिल नहीं है। आप देखना, एक मतलब जो ऑप्शन रहेंगे, जो आपके ब्रॉड माइंडिंग रहेंगे वो पॉजिटिव रहेंगे, और जो नेगेटिव रहेंगे कौन से, जो संकीर्ण मानसिकता यानी जो संकीर्णता को प्रदर्शित करें, केवल किसी एक पक्ष पर फोकस्ड हो। तो यहाँ पर हम देखें शब्द भंडार का विकास, कल्पनाशीलता का विकास बृहद है, और सृजनात्मकता विकास जो ऑप्शन डी रहेगा कि भाषा के लिखित रूप से परिचय। तो कहानी का केवल उद्देश्य यह तो नहीं रहेगा कि केवल हम उसके लिखित रूप से परिचय दें। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है यह जानना कि बच्चे ने कितने पाठ पढ़े हैं, शिक्षक ने कितने पाठ पढ़ाए हैं, या बच्चे कैसे सीखते हैं, अगली कक्षा में उन्नत करना है। मैंने आपको बताया है इनके बृहद उद्देश्य रहेंगे जो बड़ी अवधारणा को लेकर चले, तो वह हमारा आंसर होगा। तो देखो, बच्चे ने कितने पाठ पढ़े, ये छोटी अवधारणा हो गई, ये हमारा आंसर नहीं होगा। शिक्षक ने कितने पाठ पढ़ाए हैं, नहीं। मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चे कैसे सीखते हैं यह जानना। अगला, कविता को भावपूर्ण तरीके से पढ़ना कविता शिक्षण का एक गौण उद्देश्य है, नहीं। भावपूर्ण तरीके से पढ़ना तो कविता के भाव को समझने में सहायता करता है। यदि आप भावपूर्ण तरीके से पढ़ेंगे तो बच्चे उसको भाव को समझने में उसको सहायता करेंगे। भाई, जहाँ पर दुख वाली बात आई वहाँ पर उस प्रकार से आप रिएक्शन कर रहे हैं, हंसी वाली बात आई तो उस प्रकार का रिएक्शन कर रहे हैं, तो बच्चे भाव को समझना सीख जाएंगे। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे यदि हम बात करें तो लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से क्या होगा? यदि आप लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेंगे तो केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, केवल आ गया, ये आंसर नहीं रहेगा। बच्चे ज्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं, बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है, या बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। तो इसका आंसर होगा बृहद ऑप्शन सी, बच्चे को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर मिलेगा और अवलोकन क्षमता के विकास का भी अवसर मिलेगा। आगे यदि हम अगला बात करें तो लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए। लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में क्यों स्थान दिया जाना चाहिए? तो लोकगीत को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है।
नहीं। लोकगीत गाए जा सकते हैं, केवल लोकगीत के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है, यानी केवल आ गया तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होंगे, लोकगीतों से क्या होगा, संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होंगे, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला यदि हम बात करें पाठ पढ़ाकर बच्चे से प्रश्न बनवाने से क्या होगा, तो इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्द से परिचित हैं या नहीं हैं। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चे ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है, या कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है, या प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। तो भाई यदि हम पाठ पढ़वाकर बच्चों से प्रश्न बनवाएंगे तो इससे क्या होगा कि शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलेगा कि बच्चे ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। अगला, भाषा विकास का द्वितीय चरण कौन सा है, तो 4 चरण है, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। तो दूसरा हमारा रहेगा बोलना। अगला है हमारा बच्चे में हिंदी भाषा सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यह उद्देश्य है उच्च स्तर के छात्रों के लिए, प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए, माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए, या केवल हायर। तो यहाँ तो केवल लग गया, तो ये तो आंसर वैसे भी नहीं होगा। और भाई सिखाने के प्रति रुचि, तो रुचि की सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट की जरूरत पड़ती है हमारे प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए। अगला, कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आप निम्न में से क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है। साहित्य का चयन कर रहे हैं आप कक्षा 8 के बच्चों के लिए, तो निम्न में से क्या जानना सर्वाधिक जरूरी हो जाएगा, तो बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित जानकारी, या बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषता भाषा प्रयोग की क्षमता। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला, नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की डैश व स्वाभाविक डैश एवं डैश प्रतिक्रिया की क्षमता का विकास करते हैं या करने में सहायता करते हैं। तो ये नाटक, सिनेमा और परिचर्चा किस चीज में हमारी सहायता करेंगे, तो स्वतंत्र, मौखिक और लिखित तीनों चीजों में हमारी सहायता करेंगे। अगला, यदि हम बात करें तो भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां बच्चे, शिक्षक, पाठ्यक्रम आदि की असफलताओं के संकेतक हैं, यानी भाषा सिखाने में होने वाली जो या भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं तो बच्चे, शिक्षक या पाठ्यक्रम आदि की असफलताओं के संकेतक हैं। नहीं, सही नहीं है। इनके प्रति कठोर रवैया हमें नहीं अपनाना है। आपको पेडागोजी में एक शब्द आएगा कि कठोर, रटना, ये चीज़ें जो टैग वर्ड्स होते हैं ये हमें इन पर ध्यान देना है। ये हमारे हमेशा नेगेटिव रहेंगे, ये आंसर नहीं रहेंगे। भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव हैं या भाषा प्रयोग की असफलता की ओर संकेत करते हैं। देखो आप सभी से क्या है भाई, 3 नेगेटिव है, 1 हमारा पॉजिटिव है। भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव हैं जो कि त्रुटियां होती हैं, आंसर हो जाएगा हमारा। अगला, पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण के मुख्यतः क्या सहायता करती है, बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है, व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराती है। कंठस्थ करना भी हमारा आंसर नहीं रहेगा, ये आपको याद रखना, ये नेगेटिव टैग वर्ड है। भाषा की विभिन्न घटनाएं प्रस्तुत करती हैं, बच्चों का आकलन करते हैं। तो पाठ्य पुस्तकें भाषा की विभिन्न घटनाएं प्रस्तुत करती हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला, अब हमारे आ जाएंगे ये गद्यांश। तो आपको पता होगा कि 15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाएगी और ये 15 नंबर के आपको गद्यांश से प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपको इन्हीं में से ढूंढकर और इन्हीं में से आपको आंसर लगाने होंगे। और आपको थोड़े बहुत क्या रहेगा कि आपको व्याकरण के भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हम गद्यांश को हल नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे हम अब इसको हल करेंगे। अगले हम पोर्शन देखेंगे कि हमारा कौन सा रहेगा। हाँ, जैसे आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपको कहीं कहीं पर आपको ये व्याकरण भी देखने को मिल जाएगी, जो पद्यांश गद्यांश वाला जो पोर्शन रहेगा। जैसे यहाँ पे पूछ गया है भारतवासी शब्द में कौन सा समास है, तो भारत का वासी यानी तत्पुरुष समास है। इस प्रकार से आपके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से मतैकता में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर है वृद्धि संधि। ये आपको जो गद्यांश रहेंगे इनमें आपको व्याकरण के भी रहेंगे और साथ में इनमें से भी आपको ढूंढकर जो आंसर रहेंगे वो लगाने होंगे। अब हम अगले पोर्शन को हल करेंगे। जो हमारा अगला पोर्शन रहेगा गणित का हमारा पोर्शन स्टार्ट होता है। हमसे पूछा गया है, पहला प्रश्न है योग का पता लगाएं, यानी इनको जोड़ना है। तो इसको बहुत आसान है जोड़ना। देखो आप यहाँ देख सकते हैं दोनों का हर जो है कि बराबर है, तो नीचे आ जाएगा हमारा 87, ऊपर हम इन दोनों को नॉर्मली जोड़ देंगे, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 77 और 47 को हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 124/87। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला हम देखें तो एक स्कूल में 360 छात्र हैं, जिनमें से 2/3 लड़की हैं, शेष लड़के हैं, जिनमें से
3/4 लड़के खिलाड़ी हैं, तो लड़कों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है, तो सबसे पहले 360 है, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं, मतलब 2/3 लड़कियां हैं, तो क्या हो गया, 1/3 हमारे क्या हो गए लड़के, तो 1/3 360 के 1/3 मतलब कितने हुए 120। अब इन 120 में से 3/4 कितने हैं खिलाड़ी हैं, 3/4 क्या है खिलाड़ी हैं, हमसे पूछा गया है जो खिलाड़ी नहीं है, तो हमारे क्या बचे 1/4 हमारे खिलाड़ी नहीं होंगे, 3/4 खिलाड़ी हैं 1/4 खिलाड़ी नहीं होंगे। ये आपको समझ नहीं आया तो कैसे निकालते हैं, तो टोटल रहेगा एक में से यदि हम 3/4 को घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा शेष 1/4 बचेगा। तो 120 का हम यदि 1/4 निकालेंगे मतलब 120 बटे 1/4 यानी गुणा 1/4, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/4 यदि हम करेंगे तो 30 हमारा आंसर आ जाएगा। 1/4 करेंगे 120 का तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 30, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला यदि हम देखेंगे तो हमसे पूछा गया है 80 का 40% क्या है, तो 80 का 40% निकालना है, 80 गुणा 40% का नीचे आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे, 8 चौको 32 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला हम हल करेंगे तो अगला है हमारा 50 छात्रों की एक कक्षा में 40 लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 50 छात्रों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं, तो या तो हम 50 का 40% निकाल दें तो लड़कियां निकाल आएंगी, या आप डायरेक्ट हल कर सकते हैं कि भाई 50 का 10% कितना होगा 5 होगा, तो 40% कितना हो जाएगा 20, यानी लड़कियों की संख्या 20 हो जाएगी और शेष कितनी 30 हो जाएगी लड़कों की संख्या, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। आगे यदि हम हल करें तो कक्षा 9 की अंतिम परीक्षा में 50 छात्र हैं और 10% छात्र अनुत्तीर्ण हैं, कक्षा X में यानी कक्षा 10 में कक्षा 9 में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो भाई टोटल 50 छात्र हैं और 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी 50 का 10% कितना हो जाएगा 5 अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो उत्तीर्ण कितने हुए होंगे भाई शेष 45 हमारे उत्तीर्ण हुए होंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला यदि हम देखें तो 400 में 10% की वृद्धि करने पर नई संख्या क्या रहेगी, तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, सीधा 400 का 10% यानी कोई संख्या 100% है, यदि हम इसमें 10% की वृद्धि करेंगे तो यह संख्या हो जाएगी 110%, तो यहाँ पर हम 400 का डायरेक्ट 110% निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 400 गुणा 110%, तो नीचे आ जाएगा यहाँ पर 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 110 गुणा 4 करेंगे हमारा तो कितना आ जाएगा 440, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे यदि हम देखें तो एक मिश्र धातु में 26% तांबा है और 260 ग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितनी मात्रा में मिश्र धातु की आवश्यकता रहेगी, यानी 26% हमारे पास तांबा है, यानी 26% में हमारे पास कितना है 260 ग्राम, यानी कोई वस्तु में 26% तांबा है हमारे, तो 26% में यदि हमारे पास किसी मिश्र धातु में 26% तांबा है, यानी 260 ग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए हमें कितने प्रतिशत यानी कितनी मिश्र धातु की आवश्यकता पड़ेगी। तो यदि यहाँ से हम क्या करें तो भाई 26% तांबा है, 260 ग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितनी मात्रा में मिश्र धातु की आवश्यकता हमारे लिए रहेगी, तो इसका आंसर रहेगा हमारा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यदि हम यहाँ पर 100% लेते हैं तो ये देखिए ये इसका कितना है 10%, कितना है ये इसका 10 गुना है, 26 का 10 गुना 260, तो यहाँ पर भी 1000 का 10 गुना हो जाएगा हमारा, तो कितना हो जाएगा 100 का 10 गुना हो जाएगा तो 1000 ग्राम हो जाएगा। यहाँ हमने कैसे हल किया, यदि हमने मान लिया कि भाई 26% में 260 ग्राम है, हमें 100% में निकालना है, तो 100% में ये इसका कितना होगा 10 गुना, तो यहाँ भी इसका कितना हो जाएगा 10 गुना हो जाएगा। या फिर हम इसको दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। आगे यदि हम देखें अगला प्रश्न 42% ऑफ 250 धन 25% ऑफ 420 कितना होगा, तो इसका हम निकाल देंगे भाई, 250 का 42% निकालेंगे और 420 का हम 25% निकाल देंगे और जोड़ देंगे, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा जो कि 210 रहेगा। अगला है हमारा दशमलव को प्रतिशत में व्यक्त करना है, तो दशमलव को प्रतिशत में व्यक्त करना है, 10.1 है तो पहले तो इसको भिन्न में व्यक्त कर लेंगे। यदि हम 10.1 को भिन्न में व्यक्त करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 101/10, और भाई प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे, तो 10 का गुणा 100 में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10 धाम 100, और 101 का गुणा हम 10 में करेंगे तो 1010%, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा।
अगला है कौन सी दी गई संख्या 3 से विभाज्य लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। तो यहाँ पर यदि आप भाग दे के देखोगे तो ज़्यादा टाइम खाएगा। तो आप सभी को पता हुआ एक विभाज्यता का नियम है कि यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो उसका जो योग रहता है उसके अंकों का वह 3 से विभाज्य होता है, और यदि 9 से भी विभाज्य तो सेम 9 से रहता है। तो हमें यहाँ पता करना है कि 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं है, यानी इन संख्या के अंकों का जो योग आएगा वो 3 से तो कटना चाहिए लेकिन 9 से नहीं कटेगा। तो हम करके देखते हैं। 4 3 7 2 9 9 1 10 और 18, तो 18 3 से भी कट जाएगा 9 से भी कट जाएगा, तो ये आंसर नहीं है। यदि हम बी वाले को देखें तो 3 और 3 6, 3 9 1 10 और 18, ये भी 3 और 9 दोनों से कट जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम सी वाले को देखें तो 9 1 10 2 12 3 15 3 18, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। डी वाले को यदि हम देखें तो 7 2 9 2 11 1 12 3 15, 15 को यदि हम 3 से भाग दें तो 3 से तो कट जाएगा लेकिन 9 से नहीं कटेगा, यानी यह 3 से विभाज्य हो जाएगी लेकिन 9 से विभाज्य नहीं होगी। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला वह संख्या चुनें जो एक साथ 3 5 और 2 से विभाज्य हो। अब यहाँ पर एक और नियम आप फॉलो कर सकते हैं कि भाई अलग अलग की जगह आप सीधा भी निकाल सकते हैं कि भाई 3 5 और 2 से विभाज्य हो, यानी 3 5 और 2 से विभाज्य हो रही है तो वह संख्या आपकी 30 से भी विभाज्य होगी। किससे विभाज्य होगी? 30 से भी विभाज्य होगी। तो यहाँ पर आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि वह संख्या 30 से विभाज्य होगी तो भाई पीछे शून्य है तो हमें भी उसी संख्या के अंत में शून्य की आवश्यकता पड़ेगी। तो शून्य यहाँ पर 2 ऑप्शन में रहेगा। 30 हमने कैसे निकाला? इन सभी का एलसीएम। भाई जब 3 से विभाज्य, 5 से विभाज्य, 2 से विभाज्य, तो यानी वह 30 से भी विभाज्य होगी, इन सबके एलसीएम से भी विभाज्य होगी। तो अब सी और डी में से हमें क्लिक करना है, तो आप या तो भाग देकर देख सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला यदि हम करें तो अगला है हमारा निम्न में से यानी डैश 13 से विभाज्य। तो कौन सी संख्या 13 से विभाज्य होगी? आप डायरेक्ट यहाँ पर भाग देकर देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर भाग दें पहले वाले में तो 13 3 39, 2 बचेंगे हुए 23, 13 एकम 13, कितने बचे 10, तो ये हुए 105, तो ये 13 8 104, यहाँ पर 13 7 91, 13 8 104, ये विभाजित नहीं होगी। बी नंबर वाले को करके देखें तो 13 पन्ना 65, 3 बचे हुए 37, 13 दूनी 26, तो क्या बचे 11, तो हुए 118, 13 नंबर 117, 1 बचा 11, ये विभाजित नहीं होगी। सी वाले को यदि हम करके देखें 13 पन्ना 65, कुछ नहीं बचा, 5 जीरो आएगा यहाँ पर, 13 चौको 52 और यहाँ पर 40 50 40, यानी ये ऑप्शन नंबर सी हमारा विभाजित हो जाएगा। अगला वाला यदि हम देखें तो निम्न में से कौन सा 8 से विभाज्य होगा? तो यहाँ पर भी आप डायरेक्ट भाग देकर भी देख सकते हैं या आप 8 से विभाज्यता का नियम भी आप निकाल सकते हैं। 8 से विभाज्यता का नियम है कि जो लास्ट के 3 डिजिट रहते हैं वो यदि 8 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या भी 8 से हमारी विभाज्य होगी। हम चेक कर सकते हैं, देखो यहाँ पर 234 है लास्ट की 3, तो 8 दूनी 16, 4 3 7 बचे 74, ये वाली संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। ऑप्शन बी 342, 8 चौको 32, शेष बचे 2 हुए 22, ये भी 8 से विभाजित नहीं होगी। यदि हम ऑप्शन सी देखें तो लास्ट के 3 डिजिट हैं हमारे 204, तो 8 दूनी 16, 4 शेष बचे, सॉरी ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा 840, सॉरी। तो 840 को यदि हम करके देखें तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे हम 0 रखेंगे, हो जाएंगे 40, 8 पंचे 40, तो यहाँ पर लास्ट 3 डिजिट हमारे 8 से विभाजित हो गए, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा सी रहेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 8 का नियम रहता है कि जो लास्ट के 3 डिजिट रहते हैं यदि किसी संख्या की वह 8 से डिवाइड है तो वह पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड होगी, या फिर आप पूरी संख्या में 8 से भाग करके देख सकते हैं। अगला यदि हम हल करें तो निम्न में से कौन सा 18 से विभाज्य है? तो यहाँ पर आप या तो आप इसको 9 गुणा 2 भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर 9 का रूल और 2 का रूल लगा लेंगे तो भी आप निकाल सकते हैं। 2 का रूल क्या है कि भाई अंतिम जो डिजिट रहेगा वो हमारी सम संख्या रहेगी, तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी, और 9 का नियम मैंने आपको बताया है। तो या तो आप ये दोनों नियम लगा लें, जिस भी संख्या में दोनों नियम लगते हैं विभाज्यता के, तो आपको क्या हो जाएगा कि वह संख्या विभाजित हो जाएगी, या आप सीधा डायरेक्ट 18 से भाग देकर देख लें, जो भी संख्या है आप इसको आंसर हो जाएगा। अगला हम हल करेंगे तो निम्न में से कौन 6 से विभाज्य है? तो सेम ऐसा ही रहेगा, आप 6 से भाग देख लें संख्या में, जिस भी संख्या में भाग चला जाए 6 से वो हमारा आंसर हो जाएगा। या 6 से विभाज्यता के नियम तो बात करें तो 6 का होता है 3 गुणा 2, तो यहाँ पर जिस भी संख्या में ये दोनों नियम यानी 3 का नियम और 2 का नियम लगेंगे वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। 3 का नियम किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो गया तो वह संख्या विभाजित हो जाएगी, और 2 का नियम आखिरी डिजिट सम संख्या है, सम संख्या यानी
तो वह 2 से विभाजित हो जाएगी। जिस भी संख्या में दोनों नियम फॉलो होते हैं वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। अगली हम बात करें तो कौन सी संख्या 13 से विभाजित है, तो 13 का नियम थोड़ा डिफिकल्ट है, आप सीधा डायरेक्ट भाग करके देख लें और संख्या को निकाल लें। जैसे हम यहाँ पर भाग करके देखें ए वाले में, तो 13 × 3 = 39 बचे 4, 13 × 3 = 39, 39 बचे 3, 13 दूनी 26 बचे 10, 13 × 8 = 104, ये संख्या विभाजित नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी में देखें हम तो 13 दूनी 26, 9 बचे, 13 × 7 = 91, 5 बचे, 13 × 4 = 52, 5 बचे, 58 हो जाएंगे, यह भी विभाजित नहीं होगी। यदि हम डी की बात करें तो 13 × 3 = 39, फिर यहाँ पर क्या आएगा, दो उतारेंगे, यदि हम 2 को लेंगे फिर आ जाएगा भागनास्ती का 0 रहेगा, फिर हो जाएंगे 26, तो 13 दूनी 26 और ये 13 × 1 = 13, ये वाली संख्या कट जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला यदि हम देखें तो कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है, तो 4 ऑप्शन रहेंगे, हमें बड़ी भिन्न निकालने हैं। तो इसके तरीका है एक कि या तो आप सभी के जो हर हैं उनको समान बना लें, या फिर क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका समान कैसे बनाएंगे, आप एलसीएम लेकर, और दूसरा तरीका है आप या तो इनके सभी को भाग दे लें। जैसे 100 से 33 में भाग देंगे तो 0.33 आ जाएगा, पॉइंट कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप भाग दे लें 2 अंकों तक, और 2 अंकों तक भाग देकर आप देख लें कि भाई कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। अगला यदि हम बात करें इसी प्रकार से छोटी भिन्न का है, तो यही भी यहाँ भी 2 ही तरीके हैं। सीधा सीधा आप तो सही तरीका पड़ेगा, भाग दे लें और 2 डिजिट तक, दशमलव के 2 अंकों तक भाग दे दें और सीधा आप निकाल लें कि भाई क्या आ जाएगा। अगला यदि हम प्रश्न देखें तो घन का किनारा 3a है, तो इसका आयतन क्या होगा। आयतन होता है, आप सभी को पता होगा कि भुजा का क्यूब, तो 3 × 3 = 9, 3 × 27, 27 a क्यूब, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है एक नियमित पंचभुज का परिमाप 1550 है, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी लंबी होगी। तो भाई इसकी प्रत्येक भुजा कितनी लंबी हो जाएगी भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 से यदि आप भाग दे दें नियमित पंचभुज, तो 5 से हम भाग दे देंगे 1550 में, तो 5 × 3 = 15 और 5 × 1 = 5, 310, यानी हमारा क्या आ जाएगा, परिमाप 310 आ जाएगा, यानी इसकी एक भुजा कितनी रहेगी, 310। अगला है हमारा एक वर्ग का विकर्ण 1 सेंटीमीटर है, निम्न में से कौन से वर्ग के क्षेत्रफल को दर्शाता है। भाई वर्ग का विकर्ण 1 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का विकर्ण आप सभी को पता होगा a√2 होता है, तो a√2 = कितना हो जाएगा हमारा, 1 दिया है, तो a बराबर हो जाएगा 1/2, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है हमें। निम्न में से कौन से वर्ग के क्षेत्रफल को दर्शाता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा a² होता है, तो हमारा कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 2a हमारा इसका आंसर आ जाएगा। आगे यदि हम बात करें तो हमारा है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार तार को एक वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाता है और वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करना है। तो भाई वर्ग का क्षेत्रफल और 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार तार को, तो भाई सबसे पहले यदि हमें रेशियो क्या निकालना है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का, तो वर्ग का क्षेत्रफल रहता है a² और रेशियो निकालना है हमें किसका, वृत्त के क्षेत्रफल का, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। भाई यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल तो निकाल आएगा, लेकिन हमें क्या निकालना है, a², तो a कैसे निकलेगा, तो पहले हम वृत्त का क्या निकालेंगे, इसका परिमाप निकालेंगे, क्योंकि उसी तार को मोड़कर क्या बनाया गया है, वर्ग बनाया गया है, तो परिमाप निकालेंगे 2πr, तो 2 × 22/7 गुणा r कितना है हमारा 28, तो 28 कटेगा, 7 × 4 = 28, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 22 × 4 = 88, 80 दूनी 160, 22 × 4 = 88, 88 गुणा हम 2 करेंगे, तो 88 × 2, 2 × 8 = 16 की 4 1, 2 × 8 = 16, 176, इसका परिमाप हो जाएगा हमारा 176। अब यही परिमाप इसी तार को मोड़कर हमने क्या बना दिया, वर्ग, तो वर्ग का परिमाप भी क्या हो जाएगा 176, यानी 4a = 176, तो 176/4 मतलब वर्ग की भुजा निकल आएगी, तो 4 × 4 = 16 हासिल 1 और 4 × 4 = 16, यानी हमारी 44 सेंटीमीटर की एक भुजा वर्ग की बनी। तो अब हमें क्या निकालना है भाई, इनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम निकालेंगे 44 का स्क्वायर, या यहाँ पर हो जाएगा रेशियो में πr², तो πr² यानी 22/7 और r² यानी 28 × 28,
तो यदि हम बात करें तो 7 चौको 28 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो गए 44 का स्क्वायर यानी हो जाएगा 44 गुणा 44। तो 22 से यहाँ काट देंगे, 22 दूनी 44, यहाँ पर 4 से यहाँ काट देंगे, 4 11 चौको 44। इस साइड बचेंगे हमारे 11 दूनी 22 और इस साइड हमारे कितने बचेंगे, सॉरी और कट जाएगा तो यहाँ हमारे 11 बचेंगे और यहाँ पर हमारे 7 दूनी 14 बचेंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। अगला यदि हम देखें तो अब हमारी यहाँ से पेडागोजी स्टार्ट हो जाती है। पेडागोजी हमारी कैसे रहेगी, आपको ऊपर वाला समझ में आया, थोड़ा कैलकुलेशन में आपको समझ नहीं आया होगा। इसको आपको क्या करना है, पहले जो हमें व्रत का परिमाप व्रत का परिमाप दिया हुआ है, तो व्रत के परिमाप से हमारा व्रत का परिमाप जो रहेगा वही हमारे वर्ग का परिमाप रहेगा, और वर्ग के परिमाप यानी 4 इज इक्वल टू हम व्रत के परिमाप को रखेंगे और यहाँ से हमारे ए का मान निकल आएगा यानी भुजा का मान निकल आएगा। फिर हम क्या करेंगे, हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा और व्रत का क्षेत्रफल दोनों का रेशियो निकाल देंगे और काट देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 11:14, ऑप्शन नंबर डी। आप करके देखना, आपका आ जाएगा। अगला यदि हम बात करें तो कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण अधिगम के लिए निम्न में से कौन सा सही है। कक्षा पहली और दूसरी के लिए कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को देखो भाई, यहाँ पर केवल आ गया, केवल मतलब हमें आंसर नहीं लेना, ये वाला सही पूछा गया है, पॉजिटिव पूछा गया है, बी नंबर। कक्षा कौन सा सही है, तो कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के प्रश्नों को हल कराया जाना चाहिए। बी, गणित का अन्य विषय जैसे कि भाषा, कला इत्यादि में समाकलन किया जाना चाहिए। या सी, कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाना चाहिए, ऐसा तो नहीं है, पढ़ाई जाती है गणित। या डी, अभ्यास के लिए बहुत अधिक उपलब्ध, देखो बहुत चीजें भी नहीं देना हमें, बहुत ज्यादा मात्रा में, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, गणित व अन्य विषय जैसे भाषा, कला इत्यादि को समाकलन माने एक दूसरे से कनेक्ट करके जोड़कर पढ़ाना चाहिए। अगला यदि हम देखें तो कक्षा में गणितीय मनोरंजन क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेली संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है, क्यों। यानी मनोरंजन क्रियाकलाप और चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां क्यों महत्वपूर्ण है, तो यदि हम बात करें तो ऑप्शन ए, वे विद्यार्थी को उनकी गणित की कक्षा की एकरूपता तथा दैनिक चर्या के कारण होने वाली ऊब से बाहर लाती हैं। बी, वे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उचित अवसर देती हैं। या सी, वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक और विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक हैं, यानी सभी को सहायता कर रही हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला यदि हम देखें तो निम्न में से प्राइमरी कक्षाओं में रेखा गणित के अध्ययन का कौन सा भाग पढ़ाया जाता है, औपचारिक रेखा गणित या अनौपचारिक रेखा गणित, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा इसका आंसर, यानी कि केवल 2, यानी इसका आंसर रहेगा केवल 2। अनौपचारिक रेखा गणित पढ़ाई जाती है, कोई औपचारिक रेखा गणित नहीं पढ़ाई जाती, साधारण समझ पहली दूसरी में बनाई जाती है कि ये त्रिकोणा है, ये चौकोना है, ये आयताकार, गोलाकार, इस प्रकार से। अगला है हमारा, एक शिक्षण गणित कक्षा में समुदाय और भागीदारी की भावना को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, उसे डैश नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए मतलब नेगेटिव ढूंढना है हमें, तो ऑप्शन ए, एक दूसरे के विचार को संसाधित करने के छात्रों को प्रोत्साहित करना, ये तो पॉजिटिव हो गया, ये चीज तो करना चाहिए। कई स्तरों के साथ जुड़े कार्य प्रदान करना, ये भी पॉजिटिव हो गया कि अनेक स्तरों से जुड़े कार्य दे रहे हैं। सी, शुरू करने के लिए प्रश्न को हल करने हेतु रणनीति प्रदान करना। या डी, प्रश्न हल करने के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करना, तो ये सही आंसर हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव चीज हो जाएगी कि भाई छोटे समूह में विभाजित कर रहे हो आप। लेकिन नेगेटिव क्या रहेगा कि शुरू करने के लिए प्रश्न हल करने हेतु रणनीति प्रदान कर देना, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये हमें नहीं करना है। अगला हमारा है, गणित पाठ्यक्रम के लिए छात्रों में रुचि और प्रेरणा की कमी डैश को छोड़कर नीचे दिए गए कारणों का एक परिणाम है। यानी छात्रों में रुचि और प्रेरणा की कमी किसको छोड़कर होती है, यानी किन कारणों से, अन्य जो ऑप्शन रहेंगे वो इसके कारण रहेंगे और बाकी एक इसका कारण नहीं रहेगा। तो प्रतीकात्मक भाषा की प्रधानता, ये सही बात है, इसके कारण क्या होता है, छात्रों में रुचि और प्रेरणा की कमी आ जाती है। दूसरा हम बात करें गहराई से समझ, तो यदि गहराई से समझ आएगी तो उसमें तो रुचि और इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये चीज नहीं है जिसके कारण इसमें कमी आती है। और ऑप्शन 3 कथन 3 है, प्रक्रिया की प्राथमिकता और सूत्रों का स्मरण, यदि हम इस पे भी ज्यादा जोर देंगे तो अरुचि होती है और क्या हो जाता है, प्रेरणा की कमी हो जाती है। तो केवल एक ऐसी चीज है जिसमें इनमें वृद्धि होती है, कमी अन्य 2 चीजों से होगी। तो हमसे क्या पूछा गया है कि इनका एक कारण है जो इसका परिणाम नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इसका आंसर, कथन 2 किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला हम देखें, उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में इनसे कौन सा कथन सही है,
तो उपचारात्मक शिक्षण ये विशेष शिक्षा के समान है। बी, प्रत्येक छात्र पर ध्यान देता है, केवल विशेष जरूरतों वाले छात्रों के लिए नहीं है। या डी, उन छात्रों के लिए जो अपने साथियों की तुलना में पिछड़ रहे हैं। तो इसका आंसर है ये एक विशेष शिक्षा के समान है। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, आप पहले एक नैदानिक परीक्षण लेते हैं जिसमें छात्रों की कठिनाइयों का पता लगाते हैं और उन कठिनाइयों को शिक्षण कार्य मतलब उपचारात्मक शिक्षण देकर दूर किया जाता है। तो ये एक विशेष शिक्षा के समान है। अगला यदि हम बात करें तो शिक्षक द्वारा व्यवहार घटना के तथ्यात्मक विवरण को रिकॉर्ड करने और विद्यार्थी को वास्तविक रूप से समझने में मदद करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक खुला उपकरण है। हम इनमें से किसे संदर्भित कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। अगला है असाधारण बच्चों के लिए उपचार के विवरण जो भी हो, हमारा मुख्य कार्य किसी विशेष बच्चे को डैश बनने में सहायता करना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपने पर्यावरण के लिए पर्याप्त रूप से समायोजित बनने का हमारा लक्ष्य होता है या हमारी सहायता होती है। अगला हम देखें तो निम्न में से कौन सा ईवीएस के व्यापक विषयों के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ से हमारी ईवीएस चालू हो गई है, मैथमेटिक्स खत्म हो गई। तो ईवीएस के व्यापक विषयों में 6 विषय रहते हैं, मुख्य आप सभी को पता होगा। तो इसका आंसर है प्लांट्स, ये हमारे व्यापक विषयों में नहीं आता है। अगला, पर्यावरण अध्ययन को परिभाषित किया गया है, एक बहु विषय शैक्षिक क्षेत्र जो पर्यावरण के साथ मनुष्य के संबंध को व्यवस्थित रूप से अध्ययन करता है। सही बात है, बहु विषयक शैक्षणिक क्षेत्र, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा एक गैर जलवायु कारक है, तो गैर जलवायु कारक हो जाएगा हमारा भूमि अवकरण, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला है हमारा पारिस्थितिकीय तंत्र पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सही है। तो आंसर है ऑप्शन डी, प्रदूषण कम करना। अगला है हमारा निम्न में से किस अनुसार वायुमंडल में 79% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है, मतलब किसके हिसाब से। तो इसका आंसर जो है वॉल्यूम यानी आयतन के हिसाब से। अगला है हमारा निम्न में से क्या जंगल का कार्य नहीं है। सतह से वर्षा जल संग्रह प्रवाह को कम करना सही है, मिट्टी के कटाव को रोकना सही है, स्थानीय तापमान को नियंत्रित करना सही है, ध्वनि प्रदूषण को कम करना ये जंगल का कार्य नहीं है। अगला, निम्न में से कौन सा एक गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस चक्र गैसीय भू रासायनिक चक्र नहीं है। अगला है हमारा चंगपा पहाड़ों पर रहने वाली एक जनजाति शंकु के आकार के तंबू में रहती है जिसे याक के बालों से बुना जाता है और एक साथ सिला जाता है और 9 डंडों से बांधा जाता है। फिर करीब 2 फीट गहरी जमीन खोदकर टेंट लगाया जाता है। उनके तंबू को क्या कहते हैं, यानी चंगपा जनजाति जो पहाड़ों पर रहती है उनके तंबुओं को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं रेबू। ये आपसे पूछे जाएंगे, ये हमारे ईवीएस का विषय है, विभिन्न प्रकार की आवास और उनके क्षेत्र, किस क्षेत्रों में किस प्रकार के आवास बनाए जाते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। तो इन चीज़ों को आपको कवर करना है। आगे यदि हम देखें तो चांगपा अपनी भेड़ बकरी को अपने डेरे के पास रखते हैं, वह स्थान कहलाता है। देखो, जनजातियों से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनके घर को क्या कहते हैं, वो अपने जो आसपास के क्षेत्रों में जो अपने जानवरों को रखते हैं तो उनको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा लेक, इसको क्या कह देते हैं हम, लेक, ऑप्शन नंबर सी। अगला है हमारा श्रीनगर में कई परिवार एक नाव में रहते हैं जो अंदर से अलग कमरों वाले घरों की तरह है, जो मुख्य रूप से डल झील और झेलम नदी में देखा जाता है। तो इन्हें हम क्या कह देते हैं भाई, इनको हम कह देते हैं डोंगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इन्हें डोंगा कहा जाता है। अगला है कोई भी स्थान जिसके लिए ऐतिहासिक और स्थापत्य सांस्कृतिक के संरक्षण की आवश्यकता होती है क्या कहलाता है भाई। जिसके लिए ऐतिहासिक और स्थापत्य सांस्कृतिक के संरक्षण की आवश्यकता रहती है तो वो हमारा क्या कहलाता है, हेरिटेज विरासत परिसर। अगला है हमारा विरासत के प्रति जागरूकता के संबंध में इनटेक का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। अगला है हमारा भारत सरकार ने ग्रामीण लोगों के जीवन को गुणवत्ता में सुधार लाने और महिलाओं को गोपनीय और सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम और कब शुरू किया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर एक, सेंट्रल रूरल सैनिटाइजेशन प्रोग्राम 1986। अगला है भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया। तो ये हमारा 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ था। अगला है हमारा भारत सरकार द्वारा इंको स्फार की स्थापना किस वर्ष की गई। तो इसका आंसर है 1962।
अगला है हमारा टल्स, TERLS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थोम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। अगला है निम्न में से कौन से अंतरिक्ष एरोस्पेस एजेंसी अपने देश के साथ सही सुमेलित एजेंसी नहीं है? तो मतलब जो इनकी एजेंसी और देश, CNSA ये हमारा लगभग सही है, चाइना की है। DLR डेनमार्क की, ये गलत है, ये नहीं है, DLR डेनमार्क की नहीं है। CNSES फ्रांस की है, ये सही है। और लापान ये इंडोनेशिया की है, ये भी ये भी सही है। अगला है हमारा भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण द्रव्यमान क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा 360 किलो। इसका ऑप्शन नंबर सी 360 किलो प्रेक्षण द्रव्यमान था हमारा किसका? आर्यभट्ट का। अगला यदि हम देखें तो पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह किस वर्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? तो पहला उपग्रह हमारा 1957 में प्रक्षेपित किया गया था पृथ्वी का। अगला है हमारा भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का कक्षीय जीवन था, कितना कक्षीय जीवन था? तो इसका आंसर था 17 साल से थोड़ा कम, अ लिटिल लेस देन 17 ईयर्स, ऑप्शन बी। अगला है हमारा SLV-3 को किस वर्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका आंसर है 1980। ये सारे लूसेंट में दिए हुए हैं, आप देखना अंतरिक्ष एंड टेक्नोलॉजी वगैरह में आपको लूसेंट के आखिरी पेज में आखिरी साइड में दिख जाएंगे। ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेम एटेज दी हैं, बिल्कुल बेसिक से पूछा गया है, बिल्कुल आपको पहले दूसरे पेज पर मिल जाएंगी जब आप अंतरिक्ष उसको पढ़ेंगे लूसेंट में। अगला है निम्न में से कौन सा उपग्रह SLV-3 के प्रथम सफल प्रक्षेपण द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो SLV-3 से कौन सा पहला जो अंतरिक्ष यान जो सैटेलाइट किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोहिणी सैटेलाइट 3। अगला निम्न में से कौन सा उपग्रह कक्षा में पहुंचने में विफल रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्रोश 1 जो कि विफल रहा था, ऑप्शन ए। अगला है हमारा निम्न में से उपग्रहों पर विचार करें। रोहिणी उपग्रह RSD-2, रोहिणी उपग्रह RS1 और रोहिणी प्रौद्योगिकी पेलोड टेक्नोलॉजी RTP निम्नलिखित में से कौन सा मिशन सफल रहा? तो इसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रोहिणी ओनली 1 एंड 2 यानी रोहिणी RSD-2 सफल रहा था, रोहिणी उपग्रह RS1, ये ऑप्शन नंबर ये हमारा आंसर रहेगा। अगला है हमारा इसरो के निम्नलिखित अंतरिक्ष यान पर विचार करें। चंद्रयान-1, मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट। तो इनमें से किसे PSLV का उपयोग करके लॉन्च किया गया था? तो PSLV का लॉन्च करके दोनों को ही बोथ 1 एंड 2 दोनों को ही PSLV का उपयोग करके लॉन्च किया गया था। अगला यदि हम बात करें तो निम्न में से कौन से न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का कार्य है? उपग्रह बनाना, ग्राहकों से संबंधित उपग्रह के लिए लॉन्चिंग सेवाएं प्रदान करना, भारतीय उद्योग के माध्यम से उपग्रह निर्माण को सुगम बनाना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों ही काम इसके हैं, सही है। अगला है छोटे समूह में परिचर्चा के दौरान, अब यहाँ से हमारी पेडागोजी प्रारंभ होती है। तो छोटे समूह में परिचर्चा के दौरान शिक्षक को क्या सुनिश्चित करना चाहिए? हर चर्चा लक्ष्योन्मुखी होनी चाहिए। चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए बच्चों के पास विषय के बारे में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए या किसी भी दृष्टिकोण या मत का अनादर उपहास नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे आंसर तीनों हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला है हमारा कई छात्र छोटे परिचर्चा का आनंद लेते हैं क्योंकि यह सहकर्मी आधारित संचार है, इनमें अंतःक्रियाएं होती हैं, यह शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारियों को प्रोत्साहित करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों कथन सही है। अगला है हमारा कौशल जो छात्र छोटे परिचर्चा के माध्यम से विकसित करते हैं, विश्लेषणात्मक या संचार। तो इसका आंसर भी हमारा हो जाएगा सी, दोनों ही ऑप्शन हमारे सही रहेंगे, दोनों ही कथन। अगला है हमारा निम्न में से कौन सा EVS शिक्षण अधिगम की अवलोकन पद्धति का लाभ नहीं है? तो अवलोकन पद्धति का लाभ कौन सा नहीं है? तो इसका होगा छात्रों को संतुष्ट करना, लेखन कौशल विकसित करना, छात्रों की जिज्ञासा विकसित करना या बच्चों को उनके पर्यावरण का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो लिखने में क्या होगा? अवलोकन कार्य का विकसित नहीं होगा, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला यदि हम बात करें तो अब यहाँ से हमारी
इंग्लिश चालू हो गई। यहाँ से हमें क्या करना है, जो हमारी पैसेज रहेगी इसमें से ढूंढकर हमें इसके आंसरों को देना है। जो आपको जैसा हिंदी में करना था वैसे इंग्लिश में करना रहेगा। आपको 15 नंबर की रहेंगे, पैसेज वगैरह में से ढूंढने पड़ेंगे, उसी में ग्रामर रहेगी और इसी प्रकार से संस्कृत में भी रहेगा और इसी प्रकार से आपकी उर्दू में भी रहेगा। और 15 नंबर की आपको यहाँ पर पेडागोजी रहेगी। भाषा की पेडागोजी से लगभग सेम रहेगी सभी भाषाओं के लिए। केवल फर्क कितना आएगा, तो फर्क इतना रहेगा कि उसकी भाषा में फर्क रहेगा। इंग्लिश की पेडागोजी इंग्लिश में पूछी जाएगी और संस्कृत की पेडागोजी संस्कृत में पूछी जाएगी और उर्दू की पेडागोजी उर्दू में पूछी जाएगी। वहीं अब हम अगले सब्जेक्ट पर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ से हमारा चालू हो जाता है। अब हम बात करेंगे हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट की, जो कि मेन सब्जेक्ट है, जिसमें सबसे कम नंबर आपको आते हैं। तो यदि हम बात करें तो यहाँ पर पहला है हमारा स्थूल क्रियात्मक कौशल है। ग्रॉस मैटर, दो प्रकार के मोटर स्किल रहते हैं, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मतलब जो सूक्ष्म रहते हैं, जैसे लिखना, सुई में धागा डालना, और ग्रॉस मतलब बड़ी चीज़ें रहती हैं, जैसे जो आपको कैचिंग यानी होता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वॉकिंग, चलना, एक जो कि हमारा ग्रॉस मोटर स्किल है, यानी ज़्यादा मांसपेशियों का प्रयोग नहीं होता है। अब जैसे हम लिखेंगे तो छोटी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग होगा। लिखने में, चित्रकारी करने में भी बहुत बारीकी से छोटी छोटी आपको मांसपेशियों, उंगलियों का उपयोग होगा। ऐसे ही कैचिंग, किसी चीज़ को पकड़ने में भी बहुत सारी मांसपेशियों का उपयोग होगा। जो हमारी सभी छोटी मांसपेशियों का मतलब छोटे से छोटे लेवल पर ज़्यादा मांसपेशियों का प्रयोग होता है, वो सूक्ष्म मोटर स्किल यानी फाइन मोटर स्किल होती है। जो थोड़े कार्य करना कठिन होते हैं वो होते हैं फाइन, और जो सरल होते हैं वो ग्रॉस मोटर स्किल होती है। अगला हम देखें तो विकास में निश्चित क्रम पाया जाता है। विकास में क्रम पाया जाता है, आपको सभी को पता होगा, सिर से पाँव की ओर, धड़ से कमर या कमर से पाँव या पाँव से सिर की ओर। तो इसका सीधा आंसर है सिर से पाँव की ओर। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विकास के निर्धारक तत्व हैं माता पिता का स्वास्थ्य, हाँ ये भी है, सॉरी, विकास के निर्धारक तत्व हैं तो माता पिता का स्वास्थ्य, माता पिता का शैक्षणिक स्तर, पारिवारिक सामाजिक संबंध या परिपक्वता एवं सीखना। तो निर्धारक तत्व रहेगा परिपक्वता और सीखना। अगला यदि हम देखें तो दौड़ना एवं चढ़ना निम्नलिखित से संबंधित है। दौड़ना एवं चढ़ना निम्नलिखित से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो पाँव का क्रियात्मक कौशल, हाथों का क्रियात्मक कौशल, धड़ का क्रियात्मक कौशल या शारीरिक विकास। तो दौड़ना एवं चलना जो हमारा है वो पाँव के क्रियात्मक कौशल से हमारा संबंधित है। अगला यदि हम बात करें तो वृद्धि एवं विकास एक दूसरे से हैं, अंतर संबंधित हैं और अंतर निर्भर भी हैं। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला यदि हम बात करें तो भ्रूण किसकी सहायता से माँ के शरीर में जुड़ा रहता है? नाभिनाल, अपरा या रक्त कोशिकाएं या रक्त धमनी। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा या अपरा, जो कि शिशु भ्रूण में शरीर से माँ के जुड़ा रहता है। अगला है हमारा मस्तिष्क का 75% विकास किस आयु में हो जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5% की आयु, 5 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का 75% विकास हो जाता है। अगला है हमारा चम्मच पकड़ने की क्रिया बालक सीखता है आंख एवं हाथ के समन्वय से, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से या मांसपेशी के विकास से। भाई ये समझ आधारित प्रश्न है, आप स्वयं देख सकते हैं। बच्चे को आप सभी ने देखा होगा अपने जीवन में, उसको बड़ा होते हुए देखा होगा, क्रिया करते हुए देखा होगा। तो आप कुछ बता सकते हैं कि भाई चम्मच पकड़ना आंख और हाथ की समन्वय से है। अगला यदि हम बात करें तो विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, परंतु प्रतिरूप का अनुसरण करते हैं। प्रतिरूप का डैश अनुसरण करते हैं, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, अनुक्रमिक या व्यवस्थित या पैर से सिर तक। तो इसका आंसर रहेगा सी। प्रतिरूप मतलब समझ रहे हैं आप कि भाई गति तो भिन्न होगी। जैसे 2 लड़के हैं या 2 बच्चे हैं तो उनकी गति हो सकता है, कोई तीव्र गति से सीखता है, कोई मंद गति से सीखता है, कोई लंबा है, कोई छोटा है। लेकिन प्रतिरूप मतलब समझ रहे हैं आप कि भाई उसका 2 कान है तो 2 ही रहेंगे, 2 पैर रहेंगे, 2 हाथ रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई एक मनुष्य के बच्चे के 3 पैर होगा और एक मनुष्य के बच्चे के 2 पैर होगा। वो एक अपवाद रहते हैं, वो अलग रहने हैं आपको, वो जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होते हैं। अगला है हमारा सीखने के लिए किसने स्वतंत्रता एवं निरंतरता को आवश्यक है? सीखने के लिए किसने स्वतंत्रता एवं निरंतरता को आवश्यक बताया है? स्किनर ने, फ्रोबेल ने, चॉम्स्की ने या पियाजे ने? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फ्रोबेल ने बताया है कि निरंतरता आवश्यक है सीखने के लिए, स्वतंत्रता और निरंतरता। अगला भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। ये चॉम्स्की का सिद्धांत है और भाषा की पेडागॉजी में आपको सबसे ज्यादा दिखेगा। इनने एक और दिया था लैंग्वेज एक्विजिटिंग डिवाइस, LAD। इनसे आपको चॉम्स्की से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे।
बबलाना आयु में प्रारंभ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 महीने में बच्चा बबलाना लगता है, बाबा ऐसे इस प्रकार से करने लगता है। अगला है बबलाने की क्रिया में प्रथम होता है स्वर, व्यंजन, शब्द या वाक्य, तो इसका आंसर रहेगा स्वर। स्वर को बोलना आसान रहता है। अगला है हमारा एक विद्यार्थी अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। अमीर विद्यार्थी अधिक अधिगम करता है, गरीब विद्यार्थी कम अधिगम करता है, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, या गरीब विद्यार्थी अधिक अधिगम करता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अमीर या गरीब होने से किसी के भी सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है हमारा निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिक भिन्नता का प्रतीक नहीं है। व्यक्तिक भिन्नता मतलब अलग अलग चीजें होने का प्रतीक नहीं है। तो पूर्व अनुभवों में भिन्नता, लिंग में भिन्नता, रुचियों में भिन्नता या पूर्व निर्देशन में भिन्नता। तो व्यक्तिक भिन्नता का प्रतीक नहीं है, लिंग में भिन्नता कोई भी प्रतीक नहीं है। अगला है हमारा सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों में सर्वोत्तम कथन हो जाएगा हमारा विद्यार्थी को कभी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक व्यक्तिपरक विधि है। व्यक्तिपरक विधि, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नावली विधि है जो कि व्यक्तिपरक विधि है, क्योंकि इसमें प्रश्न डायरेक्ट बालक से पूछे जाते हैं। निम्न में से व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां कौन सी है। प्रक्षेपी विधि कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जो कि एक प्रक्षेपी विधि है। जब आप इसका अध्ययन करोगे आपको समझ आ जाएगा प्रक्षेपी विधि क्या होती है और कौन कौन सी होती हैं। निम्न में से कौन सा कारक पर्यावरण या परिवेश से संबंधित नहीं है। तो नहीं है साथियों के समूह, ये तो पर्यावरण से संबंधित है। समुदाय, परिवार या भावनाएं, तो भावनाएं जो है वो पर्यावरण से संबंधित नहीं है, ये स्वयं अंतर्निहित है। अगला है बच्चे के सीखने के तंत्र को समझना महत्वपूर्ण है जिससे कि उन्हें नई संकल्पनाएं सिखाई जाए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारा यह डैश के माध्यम से कि मनुष्य की क्षमता और उनके वातावरण में कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है। मतलब किसके माध्यम से मनुष्य की क्षमता और उनके वातावरण में कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है। बैठने, सोने, सीख रहा हूँ या चलने, तो इसका आंसर रहेगा सीख रहा हूँ। यदि उसको लग रहा है कि वह सीख रहा है तो उसकी क्षमता में और उसके वातावरण में कार्य करने में उसके वृद्धि होती है। अगला हम यदि बात करें तो शिक्षकों के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि बच्चे कैसे सोचते हैं या सीखते हैं। सही क्वेश्चन, दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण है कि बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं, ये शिक्षक के लिए दोनों ही ऑप्शन जरूरी है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला, अधिगम को आंशिक रूप से एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया और आंशिक रूप से एक डैश माना गया है। संज्ञानात्मक मतलब किसी चीज को ध्यान देना, उसको जानना उसके बारे में, और आंशिक रूप से क्या माना गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सोशियल, यानी सामाजिक स्नेही। तो इसको सामाजिक भी माना गया है और साथ में क्या माना गया है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया माना गया है। अगला, सीखना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में योग्य है क्योंकि इसमें निम्नलिखित शामिल है। केवल विचार, केवल धारणा, केवल विश्लेषण। मैंने आपको बताया था केवल आंसर नहीं रहेगा पॉजिटिव वे में। अब ऑप्शन डी में तीनों चीजों को शामिल कर दिया, विचार, धारणा और विश्लेषण, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। नेगेटिव कथन हमें ढूंढना है। अध्यापन और अधिगम के अलग अलग अर्थ होते हैं। अध्यापन और अधिगम एक दूसरे से संबंधित है, यह बात बिल्कुल सत्य है। अध्यापन और अधिगम का कोई अर्थ नहीं है। भाई अर्थ तो है दोनों के, चाहे वह अलग हो या नहीं हो, लेकिन अर्थ तो है। अध्यापन और अधिगम की प्रक्रिया अध्यापन और अधिगम दोनों से भिन्न होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि इसका कोई अर्थ नहीं है। भाई अध्यापन और अधिगम के अर्थ है, भाई अधिगम का अर्थ सीखना और अध्यापन का मतलब है सिखाना। अगला, अध्यापन का संबंध डैश से नहीं है, रीडिंग, अध्ययन, लिखने, अंकगणित या जिम्मेदारियों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है हमारा अधिकार और दायित्व इसमें शामिल हैं, शिक्षा और अध्यापन। तो अधिकार और दायित्व इसमें कौन सी चीजें शामिल हैं, भाई शिक्षा और अध्यापन, एजुकेशन एंड टीचिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली एक, यानी शिक्षा शामिल है अधिकार और दायित्वों में। अगला यदि हम देखें तो अधिगम और सोचना डैश प्रक्रियाएं हैं, अपेक्षिक यानी रिलेटिव, प्रासंगिक यानी कॉन्टेक्चुअल। तो जो अधिगम और सोचना है ये किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो अपेक्षिक और प्रासंगिक, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों ही है। सोचना, अधिगम और सोचना हमारी अपेक्षिक भी है और प्रासंगिक भी है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला यदि हम बात करें तो निम्न में से कौन से सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार है। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही सक्रिय भागीदार हैं, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी।
अगला है हमारा प्रभावी शिक्षण है संयोगी और विचारोत्तेजक। प्रभावी शिक्षण कौन सा रहेगा, संयोगी और विचारोत्तेजक, तो दोनों ही इसका आंसर हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। अगला जो शुरू की जो शिफ्टें थी वो थोड़ी इजी आई थी, वर्ग 3 के जो पिछले पेपर में 2022 में जो प्रारंभिक शिफ्ट थी जो बहुत ही इजी देखने को मिली थी, इन्होंने बहुत हाई स्कोर किया था। फिर जो बाद की शिफ्टें हुई थी वो हार्ड होती चली गई थी। जैसे आप देख सकते हैं कि इस पेपर में हमने जब ईवीएस लगाई तो उसमें एक ही सेक्शन से सारे प्रश्न उन्होंने दे दिए, पर्यावरण से ही सारे, पर्यावरण में एक ही अंतरिक्ष से संबंधित ग्रहों उपग्रहों से लेके सारे प्रश्न उन्होंने दे दिए, जो कि काफ़ी ईजी पड़ गए थे, क्योंकि सभी को पता है कि भाई कौन से रॉकेट से PSLV भेजा गया, जो बेसिक चीज़ें थी, जिस कारण से शुरू की शिफ्टें बहुत ईजी मानी गई थी और बहुत ज़्यादा बच्चों ने स्कोर किए हुए थे। अब कल की वीडियो में हम शिफ्ट 2 को देखेंगे और इसी प्रकार से सभी शिफ्टों के प्रश्नों के हल को जानने के लिए बने रहिए चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।